इलेक्शन कमीशन का एक मुश्किल टास्क होता है। उसकी वजह ये होती है कि दोनों ग्रुप जो है आमने सामने होते हैं, दोनों ग्रुपों में हमारे अपने लोग होते हैं, अपने दोस्त होते हैं। कोई काम किसी को अच्छा लग रहा होता है, किसी को बुरा लग रहा होता है। हमने रिकॉर्ड के हवाले से फैसले करने होते हैं। अगर रिकॉर्ड उसका सही नहीं है, अगर उसकी रिन्यूअल सही नहीं है, टाइम पे नहीं हुई तो फिर हम उसको रख भी नहीं सकते। दोनों ग्रुपों को बैठा के ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाता है। कोशिश करते हैं कि दोनों को उनके मामलात इस तरह के चलाए जाएं कि कोई एक दूसरे के खिलाफ ना हो। ये एक मुश्किल काम है। माहौल की तलखी जो है ना, ये तो दोनों ग्रुपों के लीडरान को सोचना चाहिए। दोनों ग्रुपों के लीडरान जो है ना, समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। जब सब ये तो बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में कल्चर ही इस तरह का है। हम एज इलेक्शन कमीशन सबको यकीन दिलाते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि दोनों ग्रुपों के साथ जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब अनवर असलम साहब। अनवर असलम साहब गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है और आप 2 मरतबा गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर रहे हैं और इसके साथ साथ जो FPCCI है उसके भी आप एग्जेक्टिव मेंबर रहे हैं और इसके साथ गुजरांवाला चैम्बर के हवाले से अगर चैम्बर की सियासत को देखा जाए तो उसमें भी आपका एक फाल नाम है। और सबसे बड़ी जो आपकी खूबी है वो ये है कि चैम्बर के दोनों ग्रुप्स जो हैं वो आपके हवाले से यकसा इज्जत का मौक़िफ़ रखते हैं और आपको अच्छी निगाह से देखा जाता है। तो इसी वजह से ही अभी जो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आपका जो 3 रुकनी इलेक्शन बोर्ड बना है उसमें जनाब अनवर असलम साहब को भी शामिल किया गया है। आज हम इस हवाले से और गुजरांवाला की जो काटेज इंडस्ट्री है, जो दीगर इंडस्ट्री है, उसके ज़वाल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अनवर साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। ये बताइए कि बहसीयत इलेक्शन कमिश्नर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दोनों ग्रुप्स पिछले भी इलेक्शन हुआ था, एक दूसरे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ख़दशात होते हैं कि शायद इलेक्शन में कोई ऐसा काम हो जाए जो किसी को नापसंद हो या मेरिट से हट के हो। तो सबसे पहले बहसीयत इलेक्शन कमिश्नर अपने मौक़िफ़ के हवाले से बताइए कि इलेक्शन की गैर जानबदारी को और शफाफियत को बरकरार रखने के हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जज साहब बहुत शुक्रिया और चैनल 11 का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जैसे कि आपने पूछा है, मैं पिछले 3-4 इलेक्शन पहले भी एज इलेक्शन कमीशन के मेंबर की हैसियत से करवा चुका हूँ। मेंबर इलेक्शन कमीशन का एक मुश्किल टास्क होता है। उसकी वजह ये होती है कि दोनों ग्रुप जो है आमने सामने होते हैं, दोनों ग्रुपों में हमारे अपने लोग होते हैं, अपने दोस्त होते हैं। कोई काम किसी को अच्छा लग रहा होता है, किसी को बुरा लग रहा होता है, तो उस दोनों को मैनेज करना एक मुश्किल काम होता है आज के दौर में। बाकी इलेक्शन कमीशन का जो काम होता है, हमने रिकॉर्ड के हवाले से फैसले करने होते हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि ये इसका वैलिड वोट होना चाहिए, इसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ हम मेंबरान की फाइल से चेक करते हैं। अगर वो रिकॉर्ड उसका ठीक है तो हम उसको रोक नहीं सकते। अगर रिकॉर्ड उसका सही नहीं है, अगर उसकी रिन्यूअल सही नहीं है, टाइम पे नहीं हुई तो फिर हम उसको रख भी नहीं सकते।
تو عام طور پہ یہ اعتراض آتا ہے الیکشن کمیشن کے. اس کے علاوہ ہم کوشش کرتے ہیں دونوں گروپوں کو بٹھا کے ضابطہ اخلاق بنایا جاتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کو ان کے معاملات اس طرح کے چلائے جائیں کہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 2 سال پہلے بھی بدمزگی چھوٹی سی ہو گئی. اس سال ہم نے کوشش کی ہے دونوں گروپوں سے, دونوں کے ساتھ ہم نے جو ہے رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بدمزگی نہ ہو. ابھی جو چونکہ فضا ابھی بھی کافی ماحول تلخ ہے, کوئی اتنا زیادہ پرامن نہیں ہے, تو ماحول کی تلخی کو کم کرنے کے حوالے سے آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, دوسرے گروپ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, تو الیکشن ڈیز چونکہ جیسے جیسے قریب آتے ہیں تو ماحول کی تلخی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو شفافیت تو ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کروائیں گے, ماحول کی تلخی کو کیسے کم کرائیں گے؟ یہ ایک مشکل کام ہے. ماحول کی تلخی جو ہے نا, یہ تو دونوں گروپوں کے لیڈران کو سوچنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سال زیادہ تلخی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اس سال بہتر ماحول چل رہا ہے. اس میں میرے خیال سے دونوں گروپوں کے لیڈران جو ہے نا سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کوئی بیان اس طرح کا غلط نہیں دے رہے ایک دوسرے کے. چھوٹے موٹے تو چلتے رہتے ہیں, خصوصی طور پہ جو بزنس گروپ کا ہے, وہ جو کینڈیڈیٹ ہیں جیسے رانا صدیق ہو گیا یا قادر پلرمان جو ان کے لیڈر ہیں, یا پھر آپ کلام حسین جج ہے, اس طرح باقی جو ہے نا ناصر صاحب ہیں, بڑی سمجھداری سے مظاہرہ کر رہے ہیں. کوئی غلط, کوئی اس طرح کا بیان نہیں دے رہے کہ جس سے ماحول خراب ہو. باقی چھوٹے موٹے جو ہے نا بیان چلتے رہتے ہیں. اور جو 1 کی طرف سے ہے, پریزیڈنٹ کا جو امیدوار ہے اظہر اسلم, میں اس کو بڑا کریڈٹ دوں گا کہ کوئی ایسا بیان, کوئی ایسی چیز نہیں دے رہے. عرفان سہیل ہو گیا, اس طرف سے بھی بہت ہے, ملک ظہیر ہو گیا, بالکل پولائٹ, بالکل اچھے, اور وہ بیان دے رہے ہیں تاکہ ماحول اچھا رہے. تو اس دفعہ دونوں طرف سے جو لیڈران ہیں وہ بڑا اچھے بیان, اچھا ماحول, اچھے ماحول میں الیکشن لڑنے کی نیت سے نظر آ رہے ہیں ہمیں. یہ بتائیے کہ عموماً ہارنے والا جو گروپ ہے وہ ہارنے کی بعد اسے ہار کو تسلیم کرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں جی الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے, ہمیں ہروایا گیا. یہ ایک عام جو ہے ایک طریقہ کار ہے. کیا اس دفعہ یہ کوئی شکست جو ہوگی جس کو وہ تسلیم کر لے گا؟ جب صاحب یہ تو بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں کلچر ہی اس طرح کا ہے کہ کوئی بھی الیکشن ہو, ہارنے والا یہ نہیں کہتا کہ مجھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تو اس وجہ سے میں ہار گیا ہوں. وہ کسی نہ کسی کے اوپر الزام لگا کے اپنے آپ کو بڑے ذمہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم ایز اے الیکشن کمیشن سب کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ دونوں گروپوں کے ساتھ جو بھی الیکشن لڑ رہا ہے اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے گا. کوئی کسی کا یہ نہیں ہوگا. گروپ ہوتے ہیں, اپنے بھی گروپ ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن سے پہلے میرا بھی گروپ کوئی نہ کوئی ہے. اس وقت میرے لیے, میں ایز اے الیکشن کمیشن, دونوں گروپ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک جیسے ہیں. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ الزام لگنے, پچھلے سال یہاں پر ڈی جی ٹی او صاحب کے پاس, اس کے بعد ہائی کورٹ میں الزامات, پھر ایک دوسرے کے اوپر کیس, نتیجہ وہی نکلا جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہوا تھا. چھوٹا موٹا فرق تھا جو غلطی سے رہ گیا ہوا تھا, ادروائز میجر وہی تھے. اس دفعہ بھی سیم اسی طرح ہوا ہے کہ ہم نے اپنی فائلیں پوری طرح ریکارڈ چیک کر کے فیصلے کیے تھے. اسی وجہ سے ڈی جی ٹی او صاحب کے پاس جب گئے ہیں وہاں سے وہی موقف آیا جو ہمارا تھا اور وہی فیصلے آئے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریکارڈ کو دیکھ کے فیصلے کریں, جو ہمارے اختیار میں ہے. اس سے آگے ہمیں چلنے کا نہ اختیار ہے نہ ہمارے پاس کوئی پاور ہے. تو کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کہ کوشش کی جائے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو تاکہ الیکشن
अच्छे माहौल में हो सके। अमर साहब, ये बताइए कि आपका भी एक कारोबारी अदारे से तल्लुक़ है। गुज़श्ता कुछ अरसे से इंडस्ट्री जो है दिन ब दिन ज़वाल की तरफ जा रही है। उसमें एक सबसे बड़ा जो रोल है वो बिजली और गैस के बिल्स में होशरुबा इजाफा है। ये क्या समझते हैं? हमारा चूँकि गुजरांवाला काटेज इंडस्ट्री का एक बड़ा मरकज़ है, तो इसके जो बुरे हालात कारोबारी आए हैं, इसके किस हद तक हमारे जो गुजरांवाला GCCI है वो किस हद तक मुतासर हुई है? जब साहब आपने जो सवाल अभी किया ना, असल इस वक्त जो हमारी कोशिश, हमारी सोच, हमारी मुश्किल जो है ना, वो इसी के ऊपर ही है। जो हमारी इंडस्ट्री का हाल हो रहा है, मेरा टेक्सटाइल से तल्लुक़ है, तो टेक्सटाइल एक ऐसा शोबा है जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा शेयर इसका है। हमारे एक्सपोर्टर जितने हैं वो 20 सालों से कोशिश करके दुनिया से कस्टमर अपने साथ लेके आए, आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम 20 बिलियन तक अपनी एक्सपोर्ट को ले गए। लेकिन आज बदकिस्मती से इंडस्ट्री का वो हाल है कि वो बंद हो रही है और तेज़ी से बंद हो रही है। जब सब अगर ये हाल रहा, अगर बिजली के रेट यही रहे, इसी तरह IPPs को नवाजते रहे, कैपेसिटी पेमेंट में उनको अरबों रुपए हर साल देते रहे, तो ये इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। क्योंकि हमारे रीजन में, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, वो अपने एक्सपोर्टर को, अपनी इंडस्ट्री को 5 सेंट फी यूनिट के हिसाब से बिल दे रहे हैं। किसी मुल्क में 5 है, किसी में 6 है, और पाकिस्तान में 20 सेंट फी यूनिट इंडस्ट्री को बिजली मिल रही है। तो कैसे चलेंगे हम? कैसे हम ऑर्डर लाएंगे? जब हम दुनिया में अभी रेट बताते हैं तो वो हंसते हैं आगे से, वो कहते हैं भाई क्यों ना हम बांग्लादेश से लें, क्यों ना इंडिया से लें। जो 20-20 सालों की हमारी मेहनत थी, जो हमने कस्टमर पकड़े हुए थे, ब्रांड पकड़े हुए थे, आप यकीन करें वो हमारे हाथ से निकल रहे हैं। और बदकिस्मती से हुकूमती ओहदों पे जो बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री तेजी से बंद हो रही है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो डूब रही है। आज फैसलाबाद जाके देखें 25 से 30% बंद है। गुजरांवाला में हजारों मशीनें स्क्रैप होके बिक गई हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे चलेगा? अगर यही हालात रहे, यही बिजली के रेट रहे, यही IPPs को हम नवाजते रहे, तो मुझे लग रहा है, मुझे डर है कि कहीं पाकिस्तान इंडस्ट्री का कब्रिस्तान ना बन जाए। और जो कि बनने जा रहा है आने वाले वक्त में, अगर यही हालात रहे तो जो इंडस्ट्री एक दफा बंद हो गई वो दोबारा नहीं चलेगी। और जितना वर्कर, जितनी बेरोजगारी अभी आ रही है, अगले 3 महीनों में देखें हालात किस तरफ जाएंगे। मैं तो हुकूमती इदारों से, हमने सेक्रेटरी कॉमर्स से, दूसरे सबसे मीटिंगें हमारी हुई हैं, सब ये हमारी बात को समझते हैं कि मानते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं कर रहा। अरे भाई, किस वक्त का, किस टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि जब सब कुछ डूब जाएगा तब फैसले करोगे? आज बांग्लादेश के ये हालात हैं कि बांग्लादेश से दुनिया में ऑर्डर जो है ना कैंसिल हो रहे हैं। अगर आज हमारी पॉलिसी इमीडिएटली ठीक हो जाए, बिजली के रेट ठीक हो जाएं, तो आप यकीन करो सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे में $5 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। लेकिन कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंडस्ट्री को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं वैसे अप्रिशिएट करूँगा फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जिसने IPPs का ये इशू उठाया हुआ है। इसमें SM तनवीर और गौहर जाज भाई, कमाल है भाई, वो लेके चले हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज बच्चे को पता है कि IPPs हमें खा गए हैं। तो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा अगर ये इसी तरह लगे रहे तो इंडस्ट्री, वरना तो इंडस्ट्री का कोई वाली वारिस ही नहीं था। ये बताइए कि FPCCI का आपने जिक्र किया, GCCI भी इस हवाले से तमाम मुल्क के जो चैम्बर्स हैं उन्होंने भी तजावीज़ दी कि किसी तरीके से इंडस्ट्री को बचाया जाए और क्या
हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। तो हुकूमती जो जिम्मेदारान हैं वो क्यों इस इंडस्ट्री को बंद करने पे तुले हुए हैं, क्या वजूहत है? जब से लास्ट हमारी जो है ना, इससे 2 हफ्ते पहले जूम पे सेक्रेटरी कॉमर्स जो है जाम कमाल साहब से यहाँ पे 5-6 हम दोस्त बैठे हुए थे, प्रेसिडेंट चैम्बर और इखलाक भट्ट साहब, मलक ज़हीर साहब जो सीनियर क़यादत है, तो मैं भी इसमें था। तो हमारी उनसे तफसील से ये बात हुई थी कि देखें, अगर जो हमारी इंडस्ट्री है इसको पुराना हम मिल रहा था, पहले 7 सेंट में बिजली मिल रही थी, फिर 9 सेंट हो गई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इमीडिएटली 9 सेंट हमारे बहाल कर दिए जाएं, 9 सेंट में हमें बिजली मिले। दुनिया 6 सेंट में दे रही है, हमें 9 सेंट में बिजली मिले। हम आपसे वादा करते हैं, बल्कि आपको यकीन दिलाते हैं कि 1 साल में हम आपका 3 से 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ा के दिखा देंगे। तो उन्होंने इस चीज को बिल्कुल माना कि हाँ होनी चाहिए, लेकिन वही बात है कि क्यों फैसला करने में देर लगा रहे हैं, क्यों इस इंडस्ट्री के तबाह होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने हुकूमती अदारों से जो ऊपर बैठे हुए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा IPPs का और इंडस्ट्री के लिए बिजली के रेट का जल्दी से जल्दी फैसला करें ताकि ये इंडस्ट्री चलती रहे। नहीं तो ये इंडस्ट्री एक दफ़ा बंद होगी तो दोबारा चलनी बहुत मुश्किल है। जी नाज़रीन, आपने जनाब अनवर असलम साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से बतौर इलेक्शन कमीशन अपने ख्यालात का इज़हार किया और इलेक्शन साफ़ और शफाफ बनाना आपका मिशन है। इस हवाले से आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।